नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पीपल एस के खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1200 करोड़ के खर्च से बने नए संसद भवन के सुरक्षा प्रबंधों को ठेंगा दिखाते हुए 6 लोग इस भवन के परिसर में घुस जाते हैं, वहां पर बंदरों की तरह उछल कूद करते हैं और कुछ रंग बिरंगे गैस का इस्तेमाल करके संसद भवन को रंग बिरंगा कर देते हैं और वहां पे मौजूद सांसदों के रंग में भंग डाल देते हैं। इस पूरे घटना को लेकर संसद भवन स्थगित कर दी जाती है और वहां पे मौजूदा कुछ सांसद इन जो है कि लोगों को पकड़ लेते हैं, उनकी पिटाई करते हैं और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष किसी तरीके से इस मामले को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन विपक्ष के सांसद इस पूरे मामले पर सदन में चर्चा की मांग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 15 सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया अलग अलग रुख अपनाता है। गोदी मीडिया से मेरा संबंध वो है जो सत्ता की चाटुकारिता करता है और सत्ता के यानी सरकार के प्रचार प्रसार में सहयोग करता है। वो इस पूरे मामले को दूसरे मुद्दों के समकक्ष जो है कि इस मामले के समकक्ष कोई बड़ा मुद्दा उठाकर इस पूरे मुद्दे को नीचे करने की कोशिश करता है और जो लोग भी इस सुरक्षा के मामलों को लेकर सवाल उठाते हैं, उनके ही किसी पुराने मामले को उसके सामने खड़ा कर उनको खामोश करने की कोशिश करता है। लेकिन जो प्रो विपक्ष मीडिया है, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं है, प्रो विपक्ष मीडिया भी है जो सिर्फ अपोजिशन के जो है कि आवाज है और वो सत्ता की बुराई करता रहता है। वो कहीं ना कहीं इसमें मोदी सरकार और मोदी सरकार की सुरक्षा प्रबंधों पे सवालिया निशान खड़ा करता है और इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार के विफलता को जो है कि सामने लाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो संसद भवन में सुरक्षा प्रबंधों पे उठे सवालों के इतर कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं जो ना ही आपके मीडिया में है, ना ही आपके नेताओं के जुबान पर है और ना ही आपको ये जो है कि दूसरे पत्रकारों से आपको सुनने के लिए मिलेंगे। वो सवाल क्या हैं? सबसे पहला सवाल कि क्या ये घटना एक आतंकवादी घटना है या फिर क्रांतिकारी घटना है? ये जो बात मैं कह रहा हूं, इस बात के पक्ष और विपक्ष में मैं आपके सामने कुछ प्रमाण भी रखूंगा जिससे कि इस पूरे बात को एक आधार मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात कि क्या इस घटना के पीछे कुछ मानसिक तौर पे बीमार लोग जो है कि कारण हैं, जो कि एक मेन मीडिया में आने के कारण इस तरीके का जो है कि रिस्क लेते हैं ताकि उनको प्राइम टाइम में जगह मिले, या फिर ये घटना एक क्रांतिकारी घटना है जो इस देश की युवाओं की छटपटाहट और उनके दर्द को इस घटना के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे एक सवाल और भी उठता है कि जिन सांसदों ने उन लोगों को पकड़ा और उनकी पिटाई की, क्या उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि किसी को सजा देने का अधिकार उन्हें किसने दिया? तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल हमारे जो है कि समाज हमारे जहन में खड़े होते हैं और एक एक कर हम इन सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बात मैं कर रहा था, इस पूरे सवालों में
जो अंतिम सवाल है कि क्या ये एक आतंकवादी घटना है या एक क्रांतिकारी घटना है। इस पूरे घटनाक्रम को की चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम उन लोगों के बैकग्राउंड में को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये घटना 13 दिसंबर की है और आज 15 है। मैंने 3 दिन के बाद ये वीडियो जो है कि शूट किया। उसका कारण ये था क्योंकि मैं थोड़ा सा और उनके बारे में जानना चाह रहा था कि आखिर में ये लोग हैं कौन, किस तरह की विचारधारा से संबंध रखते हैं, किस तरह का जीवन जीते हैं और क्यों इन्होंने ये सारी घटना को अंजाम दिया। लेकिन इन 3 दिनों के अंदर जो जानकारी मीडिया या पुलिस के माध्यम से निकली है उससे ये बात साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और इसमें शामिल लोगों की कहानियों को लेकर राजनीतिक चश्मे से इनको देखने की कोशिश की जा रही है और एक नई कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि सत्ता पक्ष के राजनीतिक समीकरण के आसपास और उसको सहयोग करती हुई दिखे। और तो सारी जानकारी आई नहीं है उस तरीके से, लेकिन जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में इस पूरे प्रसंग को रखने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इस पूरे घटना को देखें तो इस घटना में 14 दिसंबर 2024 के दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छपी है उस रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं बात करूं तो जो पहला शख्स है वो है, उसका नाम सागर है। वो लखनऊ से आता है, 12वीं पास है, ई रिक्शा चलाता है वो, और घर से वो ये कहकर आया था कि वो धरने में शामिल होने जा रहा है। उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। अगर दूसरे व्यक्ति की बात की जाए, मनोरंजन कर्नाटका से हैं, वो पेशे से इंजीनियर हैं। मनोरंजन ने ही जो स्मोक कैन जो है कि वो अंदर लेकर गया और पूरे जो है कि संसद भवन को रंग बिरंगा कर दिया। तो ये एक पेशे से इंजीनियर हैं। जो तीसरा शख्स है वो है नीलम हरियाणा से हैं और नीलम के बारे में मैं बात करूं तो वो बीए, एमए और एमफिल हैं। सीटेट और एचटेट की जो है कि तैयारी कर चुकी हैं। किसान आंदोलन में वो शामिल रही हैं और दिल्ली में जो पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें भी वो रही हैं। 7 दिन हिरासत में भी रही थी। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके के क्रांतिकारी बैकग्राउंड से जो है कि वो आती हैं। और जो चौथा शख्स है वो है अमोल महाराष्ट्र से हैं। रनिंग चैंपियन है, एथलीट है, रनिंग चैंपियन है। सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है। मां मजदूर है, पिता मंदिर में झाड़ू लगाता है और 4 दिन पहले वो घर पे ये कह के आया कि वो दिल्ली में रोजगार के लिए जा रहा है। तो अगर आप इन शख्स के फैमिली बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये फैमिली बैकग्राउंड एक अलग तरीके के माहौल की तरफ संकेत करता है, एक अलग तरीके के परिवेश की तरफ संकेत करता है जो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को आतंकवादी घटना बताने के जो है कि उसमें नहीं है, समर्थन में नहीं है। अब हम इस पूरे घटना के माध्यम से इस देश की युवाओं की छटपटाहट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस देश की युवाओं में जो छटपटाहट है वो किस चीज को लेकर है। इन युवाओं का मकसद क्या था, क्या नहीं था, वो तो रिपोर्ट आने पे साफ हो जाएगी। और कभी कभी सरकार उन रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़ भी करती है ताकि उससे उसका कोई राजनीतिक समीकरण ना बिगड़े। लेकिन हम अपने आधार पे इस देश की युवाओं की छटपटाहट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो इस देश के 60 से ज्यादा % जो युवा हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं और जो इनकी सैलरी है वो 10 से लेके 20,000 के बीच में है। आज के संदर्भ में
जो जिस तरीके का माहौल है, 10 से 20 हजार की सैलरी हो आपकी और आपके घर की का रेंट या ईएमआई जा रहा हो, आपके पास अपना घर ना हो, आपके पास 2 बच्चे हों जिनको पढ़ाना हो, उनके लिए कपड़े, उनके लिए जो है कि खाने पीने की सुविधा, उनके लिए मेडिसिन की सुविधा। अगर आप इस पूरे खर्चे और इस पूरे सैलरी को देखो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर है। 60% से ज़्यादा युवा इस तरीके के माहौल में रहते हैं कि जो वो काम करते हैं, कोई ना कोई तो वो काम करते होंगे, 8 घंटे, वो भी 8-10 घंटे काम करते होंगे, लेकिन हमारे देश में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि आप 8-10 घंटे काम करके भी एक रिस्पेक्टेड लाइफ नहीं जी सकते। ये बहुत विडंबना है इस देश की, और इसमें मैं सिर्फ किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा, ना इसमें बीजेपी सरकार, ना इस पे कांग्रेस सरकार, इसमें एक पूरा एक राजनीतिक सिस्टम हमारा जो है कि वो मायने रखता है, इसके लिए जो है कि इन सारे कारणों के लिए जिम्मेदार है। किसानों की हालत देखें तो कम से कम 70% से ज़्यादा जो किसान हैं उनकी अगर प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो वो 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में होगी। ये कोई निश्चित आंकड़े के आधार पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग भी किसान परिवार से संबंध रखते हों और जो लोग किसानी करते हैं वो जरा अपनी आय को, अपने पूरे फैमिली मेंबर्स और उनके खर्चे और सारी चीज़ों को निकालने के बाद एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार रुपए में गांव के परिवेश में भी अपने परिवार को चलाना, जहां पे भले ही उनको रेंट ना देना पड़ता हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। और इस तरीके की मजबूरी, इस तरीके की लाचारी में जीना कहीं ना कहीं युवाओं की एक छटपटाहट है, और इसी का नतीजा है कि अगर भारत के गांव को देखें तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं। कुछ लोग दुबई, कतर और इस तरीके के देशों में जा रहे हैं, कुछ लोग दूसरे स्टेट्स में, शहरों में जाकर काम कर रहे हैं, और गांव खाली के खाली हैं। वहां पे सिर्फ औरतें और बुजुर्ग लोग ही रह गए हैं। और अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो पूरा माहौल है हरियाणा में, अगर, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूं, तो अगर मैं हरियाणा में रोजगार की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ एक अलग ही सिस्टम जो है कि वो चल रहा है। वो सिस्टम क्या है? जब चुनाव होना है तब आप रोजगार की जो है कि घोषणा कर दो, उसके बाद जब चुनाव आप जीत जाओ कुछ समय तक आप शांत बैठो, और उसके बाद चुनाव पूरे जो है कि रोजगार, जब युवा इस बात को कहने लग जाएं, जब आवाज मीडिया उठाने लग जाए कि भाई रोजगार की घोषणा का क्या हुआ, रोजगार की घोषणा का क्या हुआ, फिर भर्ती आप शुरू कर दो, और इस पूरे जो है कि चयन प्रक्रिया को 5 साल तक खींच कर लेकर जाओ, और 5 साल जब चुनाव दोबारा आने वाले हों उस समय उनको नियुक्ति पत्र पकड़ा दो। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक बार वोट ले लो, और चुनाव होने के बाद जो है कि चयन होने के बाद एक बार वोट ले लो, यानी एक ही नियुक्ति से 2 बार जो है कि वोट ले लो। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में अगर आप सी और डी ग्रुप की नौकरियों को देखें तो कहीं ना कहीं ये लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से यहाँ के युवा आते हैं। 5 साल तक जो सरकार उनको अपने वोट के लिए खींचती है, और उसके कारण जो उनको मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना होती है, वो कहीं ना कहीं इस देश की जो सरकार है या जो नेता है उसको महसूस नहीं करते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जल्दी ही मुझे कुछ आंदोलन से बात करना, नौकरियों को लेकर आंदोलनकारियों से बात करने की जो है कि मुझे मौका मिला, जिसमें हरियाणा में सीईटी ग्रुप सी के 32,000 नौकरियों का जो सवाल था, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं टीजीटी के 7,441
नियुक्तियों का सवाल था, ये जो है कि कोर्ट केस में लटकी हुई है। और जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये कोर्ट केस में इसलिए लटकी हुई हैं क्योंकि इसमें सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं पूरी नियुक्तियों को खींच कर लेकर जाना है चुनाव की तरफ। इसके इतर जो पूरे देश में रोजगार का माहौल है वो भी जरा देख लीजिए, क्योंकि भर्ती होती है, उसके लिए परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन जब रिजल्ट आना होता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को, उस पूरे रिजल्ट को महीनों और साल तक खींच कर लेकर जाता है। कई बार तो आप अपने रोजगार के चयन की प्रक्रिया में फेरबदल कर देते हैं, जिससे कि युवा कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें अपने मनपसंद रोजगार में शामिल होने का मौका नहीं मिलता। तो ये जो पूरा सिस्टम है युवाओं से डील करने का, युवाओं के कंसर्न को समझने का, वो राजनीतिक सिस्टम कहीं ना कहीं इस देश की युवाओं को दिशा देने का नहीं, बल्कि उनको परेशान, प्रताड़ित करके उनसे वोट लेने का है। अगर विपक्षी पार्टियों को भी देखें तो युवाओं के इन मुद्दों को लेकर वो कभी आगे नहीं आती, क्योंकि वो चाहती है, वो एक नकारात्मक राजनीति करती है और वो चाहती है कि युवा परेशान रहें हो और वो मजबूर होकर विपक्ष को जो है कि वो वोट दे। तो ये पूरा जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ एक ही पार्टी शामिल नहीं है, इसमें इस देश की सारी पार्टियां शामिल हैं और पूरी व्यवस्था शामिल है। अगर आप कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में पहलवानों के धरने को लेकर देखें तो जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो इस देश के बाहुबली सांसद कुलभूषण सिंह के खिलाफ हुआ था, जो कि सेंट्रल में मंत्री के पद पे जो है कि वो थे। और अगर उसके परिणाम को देखा जाए तो उसमें क्या निकला, तो कहीं ना कहीं अपनी कंसर्न को देश की आवाज बनाने के लिए कहीं ना कहीं उन युवाओं को इस तरीके की घटनाओं का सहारा लेना पड़ रहा है, ताकि वो अपनी आवाज को देश के सामने रख पाए। मैं आपको बता दूं कि मैं इस घटना के इस पूरे तरीके से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर छटपटाहट बढ़ेगी युवाओं की, अगर तकलीफ बढ़ेगी, अगर कोई युवा अपनी, मैं बात करूं हरियाणा में जब मेरी बात हो रही थी टीचरों के नियुक्ति को लेकर, तो उन युवाओं ने आमरण अनशन की जो है कि अनशन की बात की। सी ग्रुप के जो 32,000 नौकरियां हैं उनकी सी बात, वो भी आमरण अनशन की बात कर रहे थे। तो जो युवा मरने के लिए तैयार हों वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो अगर इस पूरे घटना को देखें, क्योंकि इस पूरे घटना में जो इस संसद की जो घटना है, इस संसद की घटना में इन युवाओं ने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ये उनके पास जो गैस थी वो कोई जहरीली गैस नहीं थी, वो एक कलरफुल गैस थी जिसका मेन पर्पस था लोगों का ध्यान आकर्षण करना, और उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी वेपन जो है कि इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनका जो रीजन था उन सारे घटना को लेकर, ये संसद और उनके जो नारे देखें, भारत माता की जय, और उसके साथ साथ सरकार के खिलाफ, सरकार के जो है कि निरंकुश सरकार के खिलाफ जो वो नारे लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनका कहना क्या था, उनकी आवाज क्या थी, सरकार कितना फिल्टर करके आप लोगों के सामने उसको लेकर आती है, और वो क्रांतिकारी या फिर आतंकवादी के तौर पे
प्रस्तुत किए जाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये आपको निर्धारण करना है कि ये जो घटना थी वो एक आतंकवादी घटना थी या फिर क्रांतिकारी घटना थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, आपने इस प्रोग्राम को अंत तक देखा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। वैसे तो आपने कर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।